नमस्ते दोस्तों, ये सात फेरों का बंधन कहानी का 22वां भाग है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। देव माल से फ्री होकर मित्तल हाउस पहुंचता है। कृष्णा और दीवान जी मनोहर मीना के साथ हाल में बैठकर कल के जाने वाले सामानों की लिस्ट चेक कर रहे थे। देव अंदर आकर कृष्णा से मीना और के पास बैठ जाता है। मीना, आ गया बेटा, चल तेरा लंच लगवाती हूँ। देव मुस्कुराते हुए, बड़ी मम्मी मैं खाना खाकर आया हूँ, आप बैठिए मेरे पास। निशांत और अंजलि भी नीचे सबके पास आकर बैठ जाते हैं। दीवान जी, देव सब हो गया अच्छे से? देव, पापा थैंक यू सो मच, लव यू अलॉट, जो आपने इतना वेल मैनेज्ड सरप्राइज दिया। निशांत, फोटो शूट का थैंक यू है या भाभी के साथ पूरा दिन रोमांस किया उसका थैंक यू बोल रहे हो? दीवान जी, निशुन नॉट फियर बेटा, तेरी शादी पर मैं और देव दोनों मिलकर तुझे सरप्राइज देंगे। निशांत, क्या पापा आप हर वक्त भाई की साइड लेते हो? पर एक बात, आप भाई के चेहरे की चमक तो देखो, आपको खुद से पता लग जाएगा कि आपने भाई को कितना अच्छा समय दिया है। कृष्णा, निशु स्टॉप इट, सब बैठे हैं यहाँ पर, कुछ तो शर्म कर। निशांत दोनों कान पकड़कर, सॉरी मम्मा। मनोहर, कृष्णा बहू मेरे बच्चे को मत डांटो, यहाँ नीसू का हक है। कृष्णा और दीवान जी, बस मेरे घर में ऐसे ही इन बच्चों की हंसी ठिठोली होती रहे और इन तीनों बच्चों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। देव भावुक होकर कृष्णा और मीना को गले लगा लेता है। दीवान जी अंजलि से, अंजू बेटा तू इतना सुस्त कैसे है बच्चा? अंजलि, चाचू कल सारा दिन मस्ती करी ना, इसीलिए थोड़ी थकान हो रही है। मीना हैरानी से, इतने से काम से थक गई, पता नहीं कैसे ससुराल में सब संभालेगी। निशांत हंसते हुए, बड़ी मम्मी जिससे इसकी शादी होगी ना वो तो गया काम से, पता नहीं इसे झल्ली को कैसे झेलेगा। अंजलि देव से, भाई इस लंगूर को चुप करा लो ना, पूरा दिन बकबक करता रहता है। देव, निशु अंजलि नो मस्ती, या बताओ विनोद को ठीक से घर छोड़ा, इंजेक्शन लगवाया उसने? दीवान जी घबरा कर, क्या हुआ मिस्टर शर्मा को? विनोद के बारे में क्या बात हो गई? देव, रिलैक्स पापा, वो उनके हाथ में कील चुभ गया था इसलिए टिटनिस इंजेक्शन लगवाने को बोला था। देव, अंजलि तुम फोन करके विनोद से पूछो कैसा है वो। अंजलि, वह भाई नीशु कर लेगा, मैं क्यों? देव, क्या हुआ तुझे? तू फोन कर विनोद को। नीशु तू बस वाले को कॉल कर। कृष्णा की तरफ देखते हुए, मम्मा कल सुबह फंक्शन कितने बजे शुरू होगा? दीवान जी, देव तुम आराम करो बेटा, मैंने और नीशु से सब काम पूरा कर लिया है। अंजलि बेटा मिस्टर शर्मा को फ़ोन करो बच्चे। अंजलि खड़े होकर, चाचू मेरा फ़ोन रूम में है, मैं बात करती हूँ, इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रूम में आकर फ़ोन उठाते ही बेचैन होकर इधर उधर घूमते हुए मन में, कैसे बात करूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। कल की बात याद आते ही उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वह अपने आंसू पोंछकर धड़कते दिल से विनोद का नंबर डायल करती है और हर एक रिंग के साथ उसकी सांसें अटकने लगती है। इधर विनोद नींद में बिना देखे ही फ़ोन उठाकर, हेलो। विनोद की आवाज़ सुनकर अंजलि की धड़कनें बेतहाश दौड़ती है, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। विनोद गंभीर होकर, हु आर यू, टू हुम यू हैव टू टॉक। सामने से किसी की आवाज़ न सुनकर झल्लाकर फ़ोन काट देता है। अंजलि थोड़ी देर बाद वापस कॉल करती है। विनोद फ़ोन देखता है, अंजलि का नंबर उसने एग्रीबर्ड के नाम से सेव किया था। विनोद झटके से उठकर बैठ जाता है लेकिन फ़ोन नहीं उठाता। अंजलि मन में, प्लीज़ सर एक बार फ़ोन उठा लीजिए प्लीज़। अंजलि विनोद को एक बार फिर कॉल करती है। इस बार विनोद फ़ोन उठाकर रूखे स्वर में, कहिए मिस अंजलि, अभी और कुछ सुनना बाकी रह गया है जो आप बार बार फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं? ये आपने इतने मैनर्स नहीं है कि जब सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है तो हम बार बार कॉल बैक नहीं करें। विनोद की बातें अंजलि को तीर जैसे चुभती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। उसके शब्द उसके गले में ही फंस जाते हैं। वह कुछ नहीं बोलती तो विनोद गुस्से से, आर यू डियर मिस अंजलि, बोलिए कैसे फ़ोन किया? अंजलि धीरे से हिम्मत करके, सर आपकी चोट कैसी है? विनोद बीच में अंजलि को रोकते हुए, मिस अंजलि जिंदा हूँ मरा नहीं हूँ, हाथ की चोट तो समय के साथ सही हो जाएगी, लेकिन आपने जो कल रात किया खैर छोड़िए,
आपने बस यह पूछने के लिए कॉल किया था या फिर कुछ और कहना अभी भी बाकी है? सर, भाई पूछ रहे हैं। विनोद रूखे स्वर में। मिस अंजलि, भाई से मैं बात कर लूँगा। और हाँ, एक बात, आज के बाद आप मुझे कॉल नहीं करेंगी क्योंकि मैं अब दोबारा अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं ले सकता। इट्स डेट क्लियर। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। अंजलि फ़ोन रखकर कुछ देर बेड पर ऐसे ही बैठी रहती है। फिर वह नीचे सबके पास जाकर, भाई सब ठीक है, उन्होंने कहा है वह आपसे बाद में बात कर लेंगे। इधर विनोद फ़ोन रखकर अपनी आंखें बंद करके बेड से सिर टिकाकर बैठता है। आई एम सॉरी अंजू, लेकिन मुझे यह करना पड़ा। आज जो मैंने तुमसे रूड बिहेव किया है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। यह पहली बार यह दिल किसी को देखकर धड़का था अंजू, लेकिन तुमने मुझे यह पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। मैं सपने में भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता और तुम तो मेरी ज़िंदगी बन रही थी। पता ही नहीं चला कब मेरे दिल में बस गई। लेकिन अच्छा हुआ जो मेरा भ्रम जल्दी टूट गया। यदि थोड़ी देर और हो जाती तो फिर इस दिल को अपने दिल पर हाथ रखकर संभलना मुश्किल हो जाता। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों में नमी आ जाती है। कमरे से बाहर मिसेज शर्मा, क्या मैं अपने बेटे के कमरे में आ सकती हूँ? विनोद एकदम से चौंक कर दरवाजे की ओर देखता है। सामने मुस्कुराती हुई अपनी मॉम को देखकर उठकर उनके पास जाता है और उनके गले लगकर, थैंक यू सो मच मॉम, उनके हाथ को पकड़कर अंदर आते हुए, आइए मॉम, लंबी सांस लेकर, राइट नाउ आई नीड यू। रूही उसके गालों को छूकर, क्या हुआ बीनू, या तेरे हाथ में चोट कैसे लगी? मैं एनजीओ के फंक्शन में थी बच्चा जब तुम घर आए। मुझे अभी तुम्हारे डैड ने बताया कि तुम आ गए हो। विनोद शांत होकर, रिलैक्स मॉम, बस जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी, इतना कहकर रूही को गोद में सर रख कर लेट जाता है। रूही मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाकर, बीनू कौन है वह? विनोद हड़बड़ाते हुए, आप क्या कहना चाहती हैं? रूही गंभीर होकर, तुम समझ रहे हो बेटा, क्योंकि जहाँ तक मैं अपने बेटे को जानती हूँ उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है और वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। लेकिन आज मुझे तुम्हारे चेहरे पर जो मायूसी दिख रही है वह कुछ अलग की कहानी बता रही है। विनोद उठकर रूही के गले लग जाता है। रूही उसके कंधों को थपथपाकर, टाइम दो उससे बेटा, और मैं जानती हूँ कि तुम कर पाओगे। मुस्कुराते हुए, वैसे मैं उस एंजल से मिलना चाहूँगी जिसने मेरे बेटे को अपना दीवाना बना दिया। कुछ तो बात ज़रूर है उसमें। विनोद नम स्वर में, माम आप किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिए क्योंकि खूबसूरत एहसास शुरू होने से पहले ही सब कुछ बिखर गया। रूही भावुक होते हुए, कुछ नहीं बिखरा बेटा, सब ठीक होगा। और यह देवदास बनना छोड़ो, तुम पर सूट नहीं करता। चलो आज मैं तुम्हारे सिर में मसाज करती हूँ। इतना कहकर ड्रेसिंग से ऑयल लेकर विनोद के बालों में हल्के हाथों से मसाज करती है। रूही के स्पर्श से ही विनोद की सारी टेंशन खत्म हो जाती है और उसके दिल में सुकून महसूस होता है। वह रूही के दोनों हाथों को पकड़कर चूमते हुए, माम आपके हाथों में जादू है, मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो गया, लव यू सो मच मॉम। रूही ऑयल जगह पर रखते हुए, चलो अब उठकर फ्रेश हो जाओ और नीचे आकर अपने डेट के साथ बैठो, वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहकर दरवाजे की ओर मुड़ती है। फिर पीछे पलटकर, बीनू आई एम वेटिंग, फ़ोटो ही दिखा दो, मैं देखना चाहती हूँ उसे प्लीज़। विनोद मंद मंद मुस्कुराते हुए, मम्मा जब सब ठीक हो जाएगा तो प्रॉमिस उसे सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा। रूही मुस्कुराते हुए, विनोद अपने टारगेट पर फोकस करो, मुझे मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट चाहिए, आर यू अंडरस्टैंड? विनोद मुस्कुराते हुए, यस माय डार्लिंग, कोशिश जारी रहेगी। आप चलिए मैं आता हूँ। अपनी मॉम से बात कर विनोद का मन शांत होता है। और मुस्कुराते हुए, मिस अंजलि रेडी हो जाइए मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। अब तुम खुद से आकर मुझसे अपने इसका इजहार करोगी। इतना सोचते ही उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ मित्तल हाउस में सब रेडी थे कल हल्दी की रस्म के लिए। मीना कृष्णा ने अपनी देख रेख में सारा सामान रखवा लिया था। निशांत भरत के साथ शोर को लेकर रिसोर्ट रवाना हो गया था। बाकी सब गाड़ी में कल सुबह
निकलने वाले थे। नीलिमा भी महेश्वरी भवन में अंजलि के साथ सेजल को दिए जाने वाले सामान को व्यवस्थित करके एक जगह रख रही थी। थोड़ी देर बाद रमेश कृष्णा से, आंटी डिनर रेडी है, आप सब आ जाइए। कृष्णा, रमेश बेटा तू जाकर देव को बोल हम आ रहे हैं। इधर देव अपने रूम में सेजल को फ़ोन लगाता है। हेलो मिस मित्तल, हो गई सारी तैयारी? सेजल मायूसी से, जी बिल्कुल, बस आज ही आखिरी रात है हमारी अपने घर में, इसलिए हम चाहते हैं कि आज की सारी रात हम जाग कर काट दें और अपने अनमोल पलों की खूबसूरत यादों को समेट लें। इतना कहते ही उसका गला रुंझ जाता है। देव गंभीर होकर, सेजल आपने प्रॉमिस किया था, फिर आप ऐसे करोगे, यह गलत बात है डियर। आप तो खुश होना चाहिए कि कल आप अपने घर से मिस महेश्वरी बनकर निकलेंगे और जब आप वापस इस शहर में कदम रखेंगे तो आपके माथे की बिंदी, आपकी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र आपको एक अलग ही पहचान देगा। आप अपने असली घर जाएंगी सेजल। आप मुझसे जन्मों जन्मों तक के 7 फेरों के पवित्र बंधन में जुड़ जाएंगी। आप सेजल देव मित्तल बन जाओगे। आपके नाम से मेरा नाम जुड़ जाएगा। हम दो जिस्म एक जान बन जाएंगे सेजल। प्लीज़ उदास मत होइए और अपने आने वाले खूबसूरत सफ़रों को मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर निभाने के लिए तैयार हो जाइए। सेजल मुस्कुराते हुए, थैंक यू पतिदेव, मुझे समझाने के लिए। यह बताइए कैसे फ़ोन किया? मुस्कुराते हुए, मुझे मालूम था कि इस समय मेरी वाइफ को अपने उनकी ज़रूरत है, जो मैंने तुरंत कॉल कर दिया। और देखिए मेरा अंदाज बिल्कुल सही निकला। सेजल हल्की मुस्कान से, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता मिस्टर मित्तल। देव शरारत से, अरे आप हमारी अदालत में तो आइए, हम आपको भी नहीं हारने देंगे मैडम। इतना तो भरोसा करती हैं ना आप अपने पति पर? सेजल शर्माते हुए, जी बिल्कुल पतिदेव, अब आपकी आज्ञा हो तो हम डिनर के लिए नीचे जाएं। देव मायूसी से, जाइए जाइए, आज की रात और कल से तो आप मेरी निगाहों के सामने ही रहोगे, मेरे आसपास। कल से कोई बहाना मत ढूंढना मुझसे दूर होने का, वरना। सेजल शरारत से, वरना क्या कर लेंगे आप? जवाब दूंगा, जाइए सब वेट कर रहे हैं आपका। उदास मत होइए, सब के साथ मिलकर अच्छा समय बिताइए। मैं कल सुबह 6 बजे आऊँगा आपको लेने, तो वुड बी मिसेज मिस्टर कमर कस लीजिए। ओके बाय, गुड नाइट। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। ऐसे ही आज की रात भी बीत जाती है। दोनों घरों में सुबह से ही चहल पहल मची हुई थी। जहां एक और मित्तल परिवार अपने घर बहू लाने की खुशी मना रहा था, तो दूसरी ओर महेश्वरी परिवार अपने लाडों के लिए देव जैसा हमसफ़र मिलने पर अपने आप में ही फूले नहीं समा रहे थे। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे सेजल की आंखों में नमी छा रही थी। थोड़ी देर में ही देव की गाड़ी महेश्वरी भवन आकर रुकती है और डोल बेल बजती ही सेजल की आंखों की नमी आंसुओं के जरिए बहने लग जाती है। शीतल दरवाज़ा खोलती है। सामने देव को खड़ा देखकर, आइए जीजू। देव शांत लहजे में, शीतल कहाँ है सब? शीतल उदास होते हुए, जीजू आप बैठिए, बस देरी पूजन की रस्म करनी है। मम्मा ने तैयारी कर ली है, पापा दीदी के कमरे में उन्हें लेने गए हैं। इतने में ही वर्षा आकर देव को चाय का कप पकड़ा देती है। देव चुपचाप होकर चाय पीने लगता है। कुछ देर बाद शेखर जी सेजल का हाथ थामे नीचे आते हैं। सेजल नम आंखों से एक नज़र देव को देखती है। देव उसे देखते ही अपनी नज़रें घुमा लेता है। सेजल की आंखों की नमी उसे बेचैन कर रही थी। सुमन सेजल के पास जाकर, चलो बेटा, अपने खूबसूरत और नए जीवन की ओर कदम रखने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लो। शीतल और वर्षा पूजा की थाली लेकर पूजा घर में खड़ी थी। सेजल अपने मम्मा पापा का हाथ थामे पूजा घर में जाकर पूजा करती है और आखिरी बार अपने हाथ से प्रसाद सबको देती है। सुमन शेखर से, आप अपनी लाडो को लेकर देहरी पूजन के लिए आइए। सेजल शेखर के हाथों को कसकर पकड़ते हुए धीमे कदमों से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आती है। सुमन, देव बेटा आइए। सेजल की पूजा के बाद वह सीधे बाहर से ही जाएगी, इसलिए आप आइए। देव, जी मम्मी। इतना कहकर देव भी बाहर आ जाता है और सेजल की ओर देखता है, जो शेखर जी के हाथों को थामे नम आंखों से अपने घर को निहार रही थी। सुमन सेजल से, हाथ छोड़ो सेजल और नीचे बैठो। सेजल एक नज़र शेखर की ओर देखती है। शेखर उसके सर पर हाथ रखकर उसे इशारे से बैठने को कहता है।
सेजल चुपचाप नीचे बैठ जाती है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर जल के छींटे लगाती है। गुड़ और घी से अपने मुख्य द्वार को पूजा कर अपने हाथों की मुट्ठी में चावल और खील भरकर घर के अंदर की ओर फेंकती है। ऐसे करते ही उसकी आंखों का शब्द जवाब दे जाता है और वह शेखर सुमन के गले लगकर जोर जोर रोने लगती है। शीतल वर्षा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। इधर सेजल के इस तरह रोने से देव की बेचैनी बढ़ जाती है। वह तुरंत वहां से निकलकर गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है। शेखर सेजल के सर पर हाथ रखकर, चुप हो जाओ सेजल, यह दुनिया की रीत है, उसे हम झुठला नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जिस घर में जा रही हो वह तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे। इतना भरोसा है मुझे अपने भगवान पर। तुम्हें कभी अपने मैके की याद नहीं आएगी, क्योंकि उस घर में तुम्हें पूरे माँ बाप मिलेंगे जो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे मेरे बच्चे। सुमन रोते हुए, हाँ गुड़िया, तेरे पापा सही कह रहे हैं। देव बहुत समझदार बेटा है। तू हमेशा उनकी परछाई बनकर रहना, उनके सुख दुख में उनका हाथ थामे रहना। बेटा, अब से वही तुम्हारा परिवार है और मुझे मेरी परवरिश का पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी कभी अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं होने देगी। सेजल रोते हुए अपनी मम्मा पापा का हाथ पकड़कर, मम्मा, हम आज आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक आपकी परवरिश का कभी अपमान नहीं करेंगे। पापा, इतना तो भरोसा है ना आपको? शेखर सेजल का सर चूमकर, मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। चलो अभी आंसू पोंछो, देव इंतजार कर रहे हैं। खुशी खुशी अपने सफ़र की शुरुआत करो। इतना कहकर शीतल, तुम और वर्षा सेजल के साथ जाओ। सेजल, पापा, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आज का सफ़र हम आपके और मम्मा के साथ करेंगे। शेखर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल मेरी लाडो, आपकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। इतना कहकर अजय को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में अजय और अरुणा भी वहां आ जाते हैं। सेजल बाहर देव को गाड़ी के पास खड़े हुए देखती है। उसी समय देव की नज़रें सेजल पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देव गाड़ी से उतरकर सेजल के पास आकर, कहो क्या कहना चाहती हो? वर्षा शरारत से, वाओ जीजू, हाउ रोमांटिक, क्या प्यार है। आप तो दीदी की आंखों में देखकर ही समझ गए कि वह आपसे कुछ कहना चाहती हैं। देव मुस्कुराते हुए, वर्षा जी चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपकी आंखों को पढ़ने वाले का भी इंतजाम करने वाला हूँ। सेजल देव से नज़रें चुराकर भरे गले से, ओ हम मम्मा पापा। इतना सुनते ही देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देव सेजल को एक नज़र देखकर शेखर और सुमन के पास जाकर, मम्मा पापा, मैं चाहता हूँ कि आज सेजल के साथ मेरी गाड़ी में आ जाएं। इस समय उनको आपकी और मम्मा की ज़रूरत है। शेखर और सुमन देव की बातें सुनकर नम आँखों से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। शेखर गाड़ी की चाबी अजय को देते हैं और वर्षा और शीतल अजय और अरुणा के साथ बैठ जाती है। शेखर और सुमन देव की गाड़ी में बैठते हैं। देव मुस्कुराते हुए सेजल से, आप मम्मा के साथ पीछे बैठिए। आइए पापा, इतना कहकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और बैक मिरर सेट कर गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी स्टार्ट होते ही सेजल की सिसकियाँ और तेज होने लग जाती है। सेजल सुमन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। देव उसको बैक मिरर से देखता है। सेजल के आंसू देव के दिल को बहुत तकलीफ दे रहे थे। जैसे ही सेजल की नज़रें देव से उलझती है, वो इशारे से उसे रोने को मना करता है और अपना पूरा फोकस गाड़ी चलाने में लगा देता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगी, सेजल की सिसकियाँ की रफ्तार कम होने लगी। कुछ देर बाद देव ने उसे देखा तो अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाकर शायद सो गई थी। सुमन भी उसका हाथ थामकर सर पीछे टिकाकर बैठी थी। देव को उन्हें इस तरह देखकर एक सुकून सा महसूस हुआ। लगभग 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद देव की गाड़ी रिसोर्ट में पहुंचती है। सभी गाड़ियां लगभग आगे पीछे ही पहुंची थी। दीवान जी अपने पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद थे। लेर अनिकेत की फैमिली में अनिकेत को छोड़कर बाकी सभी मौजूद थे। गेट पर राजस्थानी वेशभूषा में सजी हुई लड़कियां स्वागत के लिए तैयार थी। जैसे ही देव की गाड़ी मेन गेट से अंदर आती है, वैसे ही राजस्थानी फोक म्यूजिक शुरू हो जाता है। सभी कुछ परंपरागत तरीके से अतिप्रीत था। गाड़ी से उतरने पर देव और सेजल का सबसे पहले तिलक लगाया जाता है, फिर दोनों की आरती उतारी। उसके बाद सेजल और देव ने अपने सभी परिजनों का आशीर्वाद लिया। सभी मेहमानों को निशांत ने रिसोर्ट में अपने अपने कमरे बता दिए थे। कुछ मेहमान के स्वागत में शरीक थे
तो कुछ सफ़र की थकान से अपने कमरों में सुस्त रहे थे। सेजल ने जैसे ही कृष्णा जी के पैर छुए, कृष्णा जी ने उसे गले लगा लिया और मीना ने देव सेजल की नज़र उतार कर उन पर पैसे वार कर इवेंट की लड़कियां को दे दिया। कृष्णा जी सुमन से, सुमन जी अभी आप सेजल को लेकर थोड़ी देर आराम करिए, 11 बजे का हल्दी का मुहूर्त है, उससे पहले हम गणेश पूजन और गौरी पूजन करेंगे, तो आप सेजल को ठीक 9 बजे तक रेडी रखिएगा, क्योंकि गौरी पूजन सेजल के हाथों से ही होगा। सुमन जी, बिल्कुल कृष्णा जी। मीना, सुमन जी गौरी पूजन के लिए सेजल को अपनी ससुराल के कपड़े पहनने हैं, तो वह आपको अभी रूम में नीलिमा के हाथों भिजवा देंगे, उसके बाद आप उसे हल्दी की रस्म के लिए रेडी कर दीजिएगा। सुमन मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल, जो भी रस्में हैं आप हमें पहले बता दीजिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। कृष्णा सुमन के हाथ पर हाथ रखते हुए, यह आप क्या कह रही हैं, हम सब आप एक फैमिली हैं, आप सब बातें मन से निकाल कर अपनी बेटी दामाद की खुशियों के हर पल को एंजॉय करिए। सुमन भावुक होते हुए, जी बिल्कुल। शीतल की ओर देखकर, वर्षा सेजल के साथ रूम में जाओ बच्चों और कुछ देर आराम करो, मैं अभी तुम्हारे पापा के साथ सभी अरेंजमेंट देख कर आती हूँ। शीतल वर्षा सेजल के साथ रूम में चली जाती है। सभी लड़के वालों के रूम फर्स्ट फ्लोर पर थे और लड़की वालों के रूम सेकंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर सेजल और सौर की फैमिली के रूम थे। रिसोर्ट के एक साइड में सभी यूथ जनरेशन ने अपने रूम बुक करवा लिए थे। वहां पर सेजल और देव का भी रूम था। सुबह हल्दी का फंक्शन वही रिसोर्ट के हॉल में अरेंज किया था और गौरी पूजन रिसोर्ट के खूबसूरत बने राधा कृष्ण के मंदिर में होना था। पंडित जी पूरी विधि पूर्वक पूजन के बाद शीतल से, बेटा इस शुभ अवसर पर भगवान जी के भजन गा दो, बहुत ही शुभ अवसर है। शीतल मुस्कुराते हुए, जी पंडित जी जरूर। शीतल एक नज़र अपने परिवार की ओर देखती है और सेजल और देव का हाथ पकड़कर दोनों को एक साथ खड़ा करके भावुक होते हुए, हम आज इस मंदिर में खड़े होकर सच्चे दिल से आप दोनों की खुशियाँ मांगते हैं। आप दोनों की जोड़ी शिव पार्वती जैसे हो और आपका प्रेम हमेशा हमारे राधा कृष्ण के जैसा हो। दोनों की तरफ देखकर, जीजू या आप दोनों के लिए, इतना कहकर मुस्कुराते हुए कृष्ण की मूर्ति के सामने आंखें बंद कर बैठ जाती है और शुरू करती है। इधर अनिकेत की गाड़ी भी रिसोर्ट में पहुंचती है और शीतल के भजन को सुनते ही उनके कदम मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ राज भी अनिकेत को देखकर फोन रखकर मंदिर में पहुंचता है। शीतल भजन पूरा करके खड़ी होती है और पूरा मंदिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सबकी उसकी आवाज़ की प्रशंसा करते हैं। शीतल सभी को गौरी पूजन का प्रसाद देती है। पूजन होने के बाद देव सेजल सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। शीतल दीवान जी के पास जाकर उनके पैर छूती है। दीवान जी खुश रहो बेटा, बहुत ही मीठा गाती हो, हम तो तुम्हारे भजन में खो गए। उसके सर पर हाथ रखकर, हमेशा ऐसे ही गाती रहो। शीतल मुस्कुराते हुए, थैंक यू अंकल। अनिकेत शीतल को खोए हुए से देखते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। इतने में ही शीतल उन्हें भी प्रसाद देती है। अंकल जी प्रसाद। अनिकेत मुस्कुराते हुए, लाइए बेटा। शीतल उन्हें प्रसाद देकर जैसे ही पैर छूने के लिए झुकती है, अनिकेत उसे बीच में रोककर, बेटियां पैरों को हाथ नहीं लगाती, बच्चे सदा खुश रहो। शीतल मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। कृष्णा और सुमन देव और सेजल को नाश्ते के लिए ले जाती हैं। थोड़ी देर बाद नाश्ता पूरा होते ही इवेंट टीम फटाफट हल्दी की रस्म की तैयारी करती है। शीतल और वर्षा सेजल को लेकर रूम में आ जाती हैं। दोनों मिलकर सेजल को तैयार करती हैं। सेजल ने येलो कलर का रेड बॉर्डर वाला लहंगा पहना हुआ था। डीप नेक ब्लाउज, रेड कलर का दुपट्टा उसने एक साइड करके पिन अप किया हुआ था। बालों को खुला छोड़ा हुआ और फूलों की ज्वेलरी से सेजल को पूरा सजाया हुआ था। वहीं उन्हें भी येलो कलर का कुर्ता और ऑफ वाइट पैजामा पहना हुआ था। गार्डन में दोनों के बैठने की जगह को थोड़ा ऊंचा कर लेकर येलो और वाइट फ्लावर की लड़ियों से डेकोरेट किया हुआ था। पास में एक ही टेबल पर रेड रोज की पत्तियों से सजी एक चांदी की कटोरी में हल्दी रखी हुई थी, जो देव और सेजल को लगाई जाने वाली थी। यहाँ अंजलि और नीलिमा सेजल के कमरे में आकर, चलिए शकुंतला जी, आपके दुष्यंत बाहर आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं,
अब उन्हें ज़्यादा इंतज़ार मत कराइए। इतना कहकर वर्षा और शीतल को हाई फाई देती है और चारों खिलखिलाकर हंस देती हैं। नीलिमा सेजल के पास आकर उसके गालों को छूकर बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल बन देवी जैसी। आज तो देव भैया को बार बार झटके लगना है। अंजलि बिल्कुल भाभी, भाई का बस चले तो वह आपको अपने से दूर ही नहीं होने दे, लेकिन क्या करें, बेचारे दूर से ही देवी दर्शन कर अपनी आंखों की प्यास बुझाएंगे। आपको करीब से महसूस करने के लिए उन्हें अपनी बहन को रिश्वत देनी पड़ेगी। इतना कहकर आई बिक करती है। नीलिमा अंजलि के सर पर हल्के से मारते हुए, अंजू अब परेशान मत करो मेरी देवरानी को, और जल्दी चलो नहीं तो हमें सबकी डांट पड़ जाएगी। इतना कहकर सेजल को लेकर नीचे आ जाती है। देव की नज़रें सेजल पर पड़ती है और उसे देखते ही उसका दिल बेकाबू हो जाता है। उसे होश ही नहीं रहता कि वह सबके बीच में है। राज देव के कंधे पर हाथ रखकर, मुंह बंद कर ले और थोड़ी ठंड रख, सब तुझे देख रहे हैं। राज की बात सुनकर निशांत को हंसी निकल जाती है। देव उसे घूर कर देखता है। निशांत भाई, घूर क्यों रहे हो आप? राज भाई आपकी टांग खींच रहे हैं। यह वैसे आपको भाभी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो तो बताइए, आपका भाई कुछ जुगाड़ कर देगा। राज, निशु आज तो बच्चे जुगाड़ कर दे, वरना यह शादी से पहले पक्का कुछ कांड कर देगा। देव दोनों को घूर कर देखते हुए, कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहे हो? दोनों मुख पर हाथ रखकर हंस देते हैं। इतने में ही सेजल को देव के बराबर वाले पार्ट पर लाकर बिठा दिया जाता है। पहले देव को कृष्णा, मीना, सरला, नीलिमा, रागिनी, अंजलि हल्दी लगाती हैं। उसके बाद वही हल्दी सबसे पहले सुमन और कृष्णा सेजल के गालों पर हल्दी लगाती हैं। सुमन देव की तरफ देखते हुए, दोनों खूब खुश रहिए, अपने प्रेम से अपने दोनों परिवारों को जोड़कर रखना बेटा। सेजल की आंखें नम हो जाती है। शेखर और सोच सेजल के पास आकर उसके गालों पर हल्दी लगाते हैं। सेजल भावुक होकर शेखर का हाथ पकड़ लेती है और अपने सर से लगाकर रोने लगती है। उसको ऐसा रोते देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है। सेजल का इस तरह बार बार रोना देव को बेचैन कर देता है। कृष्णा जी, भाई साहब उठिए। सेजल बेटा, इस तरह जी छोटा नहीं करते बच्चे, अभी 2 दिन बाकी है और तुम रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी। चलो छोड़ो पापा और भाई को, देखो सब तुम्हें हल्दी लगाने के लिए लाइन में खड़े हैं। सेजल रोते हुए दोनों से अलग होती है। वर्षा, शीतल, निशु, राज सभी देव और सेजल को हल्दी लगाते हैं। सबके हल्दी लगाने के बाद कृष्णा राज से, राज देव को अपने रूम में ले जाओ। देव की ओर देखकर, बेटा थोड़ी देर बाद नहाकर रेस्ट करना, लंच टाइम पर तुम्हें बुला लेंगे, क्योंकि शाम को मेहंदी की रस्म है तो फिर तुम बिजी हो जाओगे। देवराज और निशांत के साथ अपने रूम में चला जाता है। यहाँ सेजल को भी नीलिमा और अंजलि ले जाती है। राज रूम में अंदर आकर, ओ मजनू, मिलना चाहेगा? देव एक नज़र राज को देखता है और मुस्कुरा देता है। वहीं सेजल को रूम में छोड़कर अंजलि और नीलिमा भी देव के रूम में आ जाती है। सब मिलकर देव को सेजल के रूम में भेजने का प्लान बनाते हैं। राज उसे हल्दी की कटोरी देते हुए, यह ले, सबने उसे हल्दी लगा ली, अब तू भी आराम से लगा देना, और हाँ आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है वरना। देव उसके हाथों में कटोरी लेते हुए, हाँ मेरे राजा, समझ गया, अब आज्ञा हो तो जाऊँ? सब एक साथ, ओ इतनी बेचैनी। अंजलि नीशु की ओर देखकर, नीशु जरा एक बार पिच तो कर, या भाई है ना। अंजलि के कहते ही निशांत उसके हाथ पर जोर से नोच लेता है। देव घूर कर सबको देखता है। अंजलि, यार लगता है ना, इतनी जोर से किसने कहा था? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। रात दोनों को पकड़कर, ओए दोनों नौटंकी, रुको, कहाँ जा रहे हो? जब तक देव नहीं आ जाता यहीं रुको, और ध्यान रहे कोई बड़ा ऊपर ना आ जाए। देव सबको एक नज़र देखता है और मुस्कुराते हुए सेजल के रूम में बढ़ जाता है। निशांत राज के कंधे पर हाथ रखकर, आप पुलिस में हो ना, तो आप अपने दोस्त की चौकीदारी करिए, हम तो नीचे जा रहे हैं हल्दी खेलने। चल अंजू, इतना कहकर दोनों भाग जाते हैं। राज मुस्कुराते हुए नीलिमा को देखकर, आप भी शायद भाई की भी आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप भी हल्दी और अपने पुराने दिनों को रिमाइंड करिए। नीलिमा शर्माकर मुस्कुराते हुए, आजकल बहुत शैतानी रही है देवर जी, बट आप यूं ही हंसते रहिए, सूट करता है आप पर।
हमेशा एग्री यग मैन बने मत घूमा करिए, नहीं तो मेरी आने वाली देवरानी तो आपको देखकर ही दूर भागेगी। आप यहाँ, मैं कुशा को लेकर आती हूँ, कब से मम्मी जी के पास है। राज मुस्कुराते हुए, जाइए मैं हूँ यहाँ पर, सब संभाल लूँगा। इधर देव सेजल के कमरे में जाता है। सेजल खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे हल्दी की धमाल देखकर मुस्कुरा रही थी। देव अंदर जाकर दरवाज़ा लॉक करके सेजल के पास खड़ा हो जाता है। अकेले अकेले किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है मैडम, हमें भी वजह बताइए। सेजल नज़रें उठाकर अपने साइड में देखती है तो अपने करीब देव को देखकर उसकी धड़कन की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा दौड़ने लगती है। सेजल घबराते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज़ जाइए यहाँ से, किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सभी मेहमान हैं यहाँ पर, प्लीज़ देव जाइए। सेजल को एक साइड करके खिड़की के पर्दे डालकर, रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए, सब नीचे बिजी हैं और राज और भाभी बाहर हैं, तो आप ज़्यादा सोचिए मत। सेजल को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए, क्या कहा आपने, चला जाऊं? आपको बिना हल्दी लगाए दिस इज नॉट फेयर श्रीमती जी। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से, बाहर तो आप सबसे बड़े प्यार से हल्दी लगवा रही थी और जिसके नाम की हल्दी आप पर चढ़ी है उससे लगवाने से मना कर रही हैं, यह क्या बात हुई? देव के छूने से ही सेजल सिमट रही थी, ऊपर से उसकी मदहोश करने वाली बातें उसके शरीर में करंट सा काम कर रही थी, जिससे उसके शरीर में एक अनसुई सी लहर उठ रही थी। वह देव के दोनों हाथों को थामे नजरें नीचे करके खड़ी थी। देव उसकी आंखों में झांकते हुए, आंखें ऊपर करिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, हंसते हुए, मुझे आधे घंटे की परमिशन मिली है। यदि आप ऐसे ही रहेंगे तो मैं जो काम करने आया हूँ वह मैं कैसे करूँगा? सेजल प्लीज़ लुक एट मी एंड गिव मी द परमिशन। सेजल झुकी नज़रों से ही कभी कभी खामोशी का मतलब हाँ होता है। देव की मुस्कान गहरी हो जाती है। वह कटोरी उठाकर सेजल की दोनों हथेलियों में अपने हाथों से हल्दी लगा देता है और सेजल से, लगाइए मुझे। सेजल धीरे से नज़रें उठाकर देव की ओर देखती है और उसकी नज़रें फिर झुक जाती है। देव उसके चेहरे पर झुकते हुए, मेरी आंखों में देखिए और फिर लगाइए, कमान फास्ट, आई एम वेटिंग। सेजल उसकी आंखों में देखती है और अपने दोनों हाथों से उसके गालों पर हल्दी लगा देती है। देव मुस्कुराते हुए एकटक सेजल को देखता है। सेजल जैसे ही अपने दोनों हाथों को देव के गालों से हटाती है, वैसे ही देव उसकी हथेलियों को पकड़कर बड़े प्यार से चूमते हुए, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, सुबह से ही अपने मेरे होश उड़ा दिए। पहले रेड कलर और अब यह येलो कलर, दोनों ही ड्रेसेज में आप बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया यह मेरा दिल ही जानता है। सेजल के चेहरे की रंगत देव की बातों से ही निखर रही थी। देव सेजल के हाथों को छोड़कर अपना एक हाथ उसकी खुली कमर में डाल देता है और उसे अपने करीब सटा लेता है। सेजल के हल्दी लगे दोनों हाथ देव के सीने पर थे और उसे भी महसूस होता है कि देव की धड़कनों की रफ्तार भी तेज थी। देव एक हाथ से सेजल के फेस को ऊपर करके, यह बार बार आप अपनी आंखों को क्यों बंद कर देती हैं? इधर देखिए मेरी तरफ। सेजल नज़र उठाकर देखती है। देव उसके चेहरे की ओर बढ़ते हुए, मैं आपको बिना हाथ लगाए हल्दी लगा दूंगा। इतना कहकर अपने गालों को उसके दोनों गालों से बारी बारी छू देता है। देव की हरकत सेजल उसके कुदरते को कसकर पकड़ लेती है और उसकी आंख बंद हो जाती है। देव धीरे से अपने हाथों से उसके खुले बालों को साइड करते हुए अपने गालों को उसके कंधे से छू देता है। सेजल कांपते हुए, देव प्लीज रुक जाइए। देव कोशिश, सेजल आई नेवर क्रॉस माई लिमिट, प्लीज ट्रस्ट मी। आप अभी कुछ मत कहिए और इन पलों को एंजॉय करिए। इतना कहकर धीरे से उसे पीछे घुमाकर अपने सीने से सटा लेता है और उसके गालों से अपने हाथ में हल्दी लेकर उसके बालों को कंधे से आगे करके उसकी कोरी पीठ पर अपने हल्दी भरे हुए हाथ रख देता है। सेजल की मुट्ठी अपने ही लहंगे पर कस जाती है। देव उसे गोद में उठाकर ड्रेसिंग के सामने ले जाकर अपने हाथों को उसकी कमर में लपेटकर उसके कंधे पर अपना फेस रख देता है।
अपने होठों को उसके ईयर लाभ पर रखकर सेजल, आपकी यह पतली सी कमर मुझे अपने करीब खींच रही है। आपने इसे क्यों नहीं फूलों की ज्वेलरी से सजाया? मैं सजा दूं? सेजल आंखें बंद कर इसी तरह खड़ी रहती है। देव आंखें खोलकर ड्रेसिंग में से देखता है और उसी तरह सर्द लहजे में, आपकी खामोशी को मैं हाँ समझूं? सेजल आंखें खोलकर देव को देखती है और उसकी शर्म से बोझिली आंखें एक बार फिर बंद हो जाती है। देव सेजल के रूम में लगे फूलों की माला को तोड़कर सेजल की कमसीन कमर में लपेट देता है। देव अपनी उंगलियों से सेजल की कमर के खुले हिस्से में हल्दी लगा देता है। जैसे जैसे देव की उंगलियां उसकी खुली कमर पर थिरकती वैसे वैसे सेजल की कपकपाहट बढ़ने लगती है। उसकी पकड़ देव के कंधों पर कस जाती है। देव अपने ओंठ उसकी खुली कमर पर रख देता है। देव के ओंठों की तपन सेजल ने आज पहली बार अपनी कमर पर महसूस की थी। सेजल का पूरा बदन कांपने लगता है। देव तुरंत खड़े होकर सेजल को सीने से लगा लेता है। दोनों ही इस रूहानी मोहब्बत के खूबसूरत पलों को दिल से महसूस करते हैं। देव उसे ऐसे ही गले से लगाए हुए थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, थैंक यू इतना कहकर अपने होठों से उसके माथ को, उसके कानों को और उसके शर्म से झुकी पलकों को छू देता है। इतने में ही उसका फ़ोन रिंग करता है। वह सेजल को बाहों में लेकर फ़ोन उठाकर देखता है। राज का कॉल देखकर, हाँ बोल। राज, बोलना क्या है बे? देवी दर्शन कर, रोमांस पूरा हो गया तो बाहर आ जा। 40 मिनट हो गए, कब से तेरी चौकीदारी कर रहा हूँ। देव शांत होकर, बस 5 मिनट, आई एम कमिंग। राज हैरानी से, ओ मजनू, बाद के लिए भी कुछ छोड़ दे या आज ही सारा रोमांस कर लेगा। देव, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओनली 5 मिनट इतना कहकर राज की बात सुने बिना फ़ोन रख देता है। सेजल के पास जाकर एक हाथ से उसे अपनी बाहों में भरकर अपने पास बिठा लेता है। आर यू ओके? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना सेजल? सेजल नज़रें उठाकर देव की ओर देखती है और तुरंत उसके सीने से लगकर, थैंक यू देव, शादी से पहले हमें इतने खूबसूरत पल देने के लिए। थैंक यू, हमें इतने करीब महसूस करने के लिए। आपकी बाहों में आकर हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें अपना सुकून देने के लिए थैंक यू। सेजल की बातों से देव की मुस्कान गहरी हो जाती है। देव, सेजल अब छोड़िए मुझे, राज बाहर वेट कर रहा है। कोई आ जाए उससे पहले मुझे जाना चाहिए। और पहले आप यह प्रॉमिस करिए कि आप बार बार यूँ रोकर मेरे दिल को बेचैन नहीं करेंगी। इतना कहकर उसे अपने से अलग करता है और उसके गालों को चूमकर, हल्दी मुबारक हो मिसेज मित्तल, आप रेस्ट करिए और शाम को मेहंदी की रस्म के लिए तैयार रहिए। इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।